नमस्कार। एक कहावत है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अभी भी छत्तीसगढ़ की पुलिस उनके इशारों पर काम करेगी। जिस तरह से बीते 10 मार्च को उनके ठिकाने पर शराब घोटाले वाले मामले में छापेमारी हुई, उसके बाद उनके तेवर कुछ नरम तो पड़े हैं, लेकिन गृह मंत्री विजय शर्मा से इन दिनों वो खासे खार में नजर आ रहे हैं। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि तीर निशाने पर लगा है और भूपेश बघेल का जो दर्द है वो छलक रहा है। दरअसल उनके दर्द की कुछ और भी वजह है, वो है कवासी लखमा से जेल के अंदर जिस तरह से ईओडब्ल्यू और एसीबी की पूछताछ हो रही है, वहां उनकी तकलीफें और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है। बीते 19 और 20 मार्च को 2 दिनों तक जिस तरह से कवासी लखमा से अलग अलग 7 प्रश्नों पर जवाब मांगा गया, तो बीते 27 सालों से विधायक कवासी लखमा एक मंजे हुए पॉलिटिशियन की तरह खुद को अनपढ़ बताने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब तथ्य और सबूत उनके सामने रखे गए तो जेल के अंदर उनकी सारी हेकड़ी निकल गई। उन्होंने जेल के अंदर से कुछ जानकारियां लीक की है, इसका एहसास भूपेश बघेल को हो चुका है। यही कारण है कि इन दिनों वो कुछ ज्यादा ही खार खाए बैठे हैं। दरअसल भूपेश बघेल उनकी चौकड़ी ने कभी ये नहीं सोचा था कि उनकी सरकार रिपीट नहीं होगी। इसी गलतफहमी में वो एक के बाद एक घोटाले को अंजाम देने में अपनी सहभागिता देने लगे। कवासी लखमा को जिस तरह से मोहरा बनाया गया, तो जेल जाने से पहले कवासी लखमा को भी इसका एहसास हो गया था। तो मीडिया के सामने उन्होंने एक चाल चली, खुद को अनपढ़ बताया। यदि आप कवासी लखमा के कुछ पुराने वीडियो देख लें तो आपको यकीन हो जाएगा कि वो किस तरह के अनपढ़ थे और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे। कभी कहते थे कि शराब पीना अच्छी बात है, इससे पेट साफ होता है, तो कभी खुलेआम कैमरे के सामने बीड़ी पीने का तरीका समझाते थे। तो कभी खुद को अनपढ़ बताने वाले कवासी लखमा स्कूल जाकर सरकारी स्कूल के बच्चों को बताते थे कि कॉलर पकड़कर कैसे नेतागिरी की जाती है, गुंडागर्दी कैसे की जाती है। वो ऐसी तमाम बातें जो आज छुपाए नहीं छिप रही है। सोशल मीडिया का जमाना है। अब एक बार फिर कवासी लखमा की उन अनपढ़ वाली बातों को समझें और उसके बाद छतरी तनवाए कवासी लखमा की एक एक हरकतों को देखें। घोटाला हुआ है बोले, मैं घोटाला बोला रहा, टीवी में पेपर में देखा हूँ, मेरे सामने तो आए नहीं। और मैं अनपढ़ आदमी हूँ, कोई कागज आता था तो त्रिपाठी लेके आता था, दस्तखत करता रहा। कभी मेरा पीए पढ़ाता था, मैं पढ़ के दस्तखत करता था। किस में कराते थे वो नहीं पता। पुनिया साहब सीएम साहब था ना, ऐसे बैठ के कहा तो पूछते पूछा तो क्या बनोगे? एक लड़का बोला नेता बनूंगा। तो फिर मेरे को उल्टा सवाल किया वो खाना खाते खाते, तुम इतना बड़ा नेता बने तो कैसे करके बने बताओ? मैं तुमको मेरे को क्या करना पड़ेगा बोलता है वो। मैं बोला कलेक्टर को या एसपी को कलर पकड़ो तब नेता बनोगे। जिन कवासी लखमा को आप अलग अलग मुद्राओं में देख रहे थे, उनके लिए टी.एस. सिंहदेव बाबा ये समझा रहे थे कि वो बहुत होशियार नेता हैं। कवासी लखमा होशियार व्यक्ति हैं, जानकार और समझदार व्यक्ति हैं। दरअसल उनकी होशियारी का बखान इसलिए भी किया जा रहा था क्योंकि कवासी लखमा वही भाषा बोलते थे जो राहुल गांधी को पसंद है, जो नए दौर की कांग्रेस को पसंद है। कवासी लखमा साफ तौर पर यह समझाने का महापाप करते थे कि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो खुद को अनपढ़ बताता था, उनकी इन बातों पर भी आप गौर करें। हम लोग जंगल में रहते हैं, हम पूजा पाठ ज्यादा करता है, हिंदू अलग करता है, हम लोग अलग करते हैं। हम अगर आदिवासी अगर शादी करता है तो गांव का पुजारी से हम लोग पानी डालते हैं। हम कोई पंडित से पूजा नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग हिंदू से अलग है। दरअसल राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, इसलिए कहा जाता है नेताओं की बात और गधे की लात पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बातें कई बार लोग मजाक में कहते हैं, लेकिन जब नेता अविश्वासी हो जाए, झूठ बोलने लगे, गलत वादे करने लगे, घोटालेबाजी करने लगे, तो ऐसे में लोगों को राजनीति और नेताओं से विश्वास उड़ जाता है। यही कारण है कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। लेकिन अब विडंबना इस बात की है कि जो नेता सफेद कपड़े पहनकर काले कारनामे करते हैं, उन्हें पहचानना
मिलना बहुत मुश्किल है। छत्तीसगढ़ में साफ सुथरी राजनीति के लिए जाने जाने वाले टी.एस. सिंहदेव इन दिनों धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। CGMSC के घोटाले वाले मामले में साफ तौर पर उनके ऊपर उंगली उठ रही है। वो अलग बात है कि अभी तक उनसे पूछताछ तक नहीं हुई है, लेकिन जिन पेपरों में हस्ताक्षर करवाए जाते थे उसमें हो सकता है कि टी.एस. सिंहदेव हस्ताक्षर वाले मामले में बसते रहे, जैसे अरविंद केजरीवाल ने होशियारी की थी लेकिन वो जेल गए। अब टी.एस. सिंहदेव के मामले में भी यही बताया जा रहा है कि उन्होंने किसी गलत पेपर में हस्ताक्षर नहीं किए। तो गहराई से समझने वाली बात यह है कि 411 करोड़ के रीएजेंट और उपकरण दवा गलत तरीके से खरीदने के घोटाले वाले मामले में जब 5-5 अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं तो बड़े अधिकारियों को क्यों छोड़ा जा रहा है, ये बातें सोशल मीडिया में भी ट्रेंड कर रही है। लेकिन कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता को लगा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस मामले में हमला करने का अच्छा अवसर है, क्योंकि उनका आरोप है कि जो 50 करोड़ की बाद में पेमेंट हुई, यानी सत्ता जाने के बाद, उसमें भाजपा के मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का योगदान है। यानी भूपेश बघेल के शासन में जो अरबों का घोटाला हुआ उस बारे में कांग्रेस की ओर से कोई सफाई नहीं आ रही है। लेकिन जो 50 करोड़ की पेमेंट मोक्षित कारपोरेशन को गलत तरीके से हुई, उस मामले में कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ का तो बयान आया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ की बारी थी। कांग्रेस की ओर से दिए गए डॉक्टर का जवाब भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर विमल चोपड़ा ने दिया है। इन दोनों ही बयानों पर आप गौर करें। चलती जांच में रिएजेंट कंपनी को सप्लाई करने वाली कंपनी को भुगतान होना स्वास्थ्य मंत्री जी की संलिप्तता को स्पष्ट करता है। केंद्रीय मद के धन से दुरुपयोग होने और घपले की शिकायतों के चलते केंद्रीय दल से ही इसकी जांच संभव है, और जिस प्रकार अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री जी इसमें हील हवाला कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि मुख्य पात्रों को बचाने की कोशिश हो रही है। यदि पारदर्शी जांच की जाए तो इसमें और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। बेहतर होगा कि इसमें केंद्रीय सीबीआई जांच करे और जो मुख्य पात्र हैं इसमें खरीदी को लेकर तीनों स्वास्थ्य विभाग के अंग आपस में जुड़े हुए हैं, इसमें मुख्य पात्र की जांच होनी चाहिए, और जांच होते तक जो खरीदी करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हैं वहां से निलंबित कर हटाए जाने चाहिए। जो खुद भ्रष्टाचार में अपने जमाने में लिप्त थे, जिन्होंने हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया और आज अपने मन माफिक जांच की मांग करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू इन भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने में सक्षम है। जिस दिन सरकार को लगेगा जांच का दायरा कहां तक जाना चाहिए और जांच सीबीआई को देना चाहिए, छत्तीसगढ़ सरकार सीबीआई को देगी। कांग्रेस के लोग चिंता ना करें, बल्कि कांग्रेस के लोगों को सामने आकर के बोलना चाहिए कि यदि कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है तो उनको जिस प्रकार से शराब घोटाले में, कोयला घोटाले में जेल हुई है, उसी प्रकार की जेल उनको इस घोटाले में भी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में इन दिनों एसीबी और ईओडब्ल्यू, जिसके चीफ अमरेंद्र मिश्रा हैं, रायपुर के आईजी हैं, तेज तर्रार पुलिस अधिकारी हैं, उनके द्वारा जिस तरह से फ्री हैंड मिलने के बाद एक से बढ़कर एक घोटालों की पड़ताल की जा रही है, वहां से कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के लिए परेशानियों का सिलसिला और बढ़ने का एक बड़ा कारण समझ में आ रहा है। यही कारण है कि इन दिनों भूपेश बघेल गृह मंत्री विजय शर्मा को निशाने पर लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अब जब कांग्रेस की ओर से मांग उठी है कि सीजीएमएससी मामले की जांच सीबीआई या केंद्रीय एजेंसियों से करवाई जाए, तो यहां कांग्रेस के अंदर खाने भी एक राय नजर नहीं आ रही है। इसे लेकर कांग्रेस के नेताओं की राय बटी हुई है। भूपेश बघेल भी किसी मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो कभी वो मुख्यमंत्री रहते सीबीआई पर बैन लगाते हैं। महादेव सट्टा वाले मामले में वो नामजद आरोपी हैं, कभी भी उस मामले में भी उनकी पूछताछ हो सकती है। वैसे पूछताछ तो उनकी कुछ और मामले में भी हो सकती है। सीजीपीएससी वाले मामले में उनके पुराने सेक्रेटरी टामन सिंह सोनवानी को जिन हालातों में भूपेश बघेल ने सीजीपीएससी का चेयरमैन बनाया और उसके बाद 2019 से लेकर 2022-23 तक जिस तरह से छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं का गला घोटा गया, उसी दौरान भूपेश बघेल की लड़की दीप्ति बघेल का भी सीजीपीएससी के माध्यम से चयन होता है। इस मामले में हद तो तब हो गई जब टामन सिंह सोनवानी ने अपनी एक बेहद करीबी, जो उनके साथ जांजगीर चांपा में
पदस्थ थी, दैनिक वेतन भोगी थी, उन्हें डिप्टी कलेक्टर बना दिया। इस समय भी वो डिप्टी कलेक्टर हैं। टामन सिंह सोनवानी के उनसे क्या संबंध थे? टामन सिंह सोनवानी किन परिस्थितियों में उनके साथ रहा करते थे? टामन सिंह सोनवानी की तमाम संदिग्ध हरकतों की लंबी सूची हमारे पास है। हमारे पास उस जगह के बारे में भी जानकारी है जहां टामन सिंह सोनवानी के खासम खास बने रहे उप परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर अपने छोटे भाई के ठिकाने पर अभ्यर्थियों को ले जाकर ट्रेनिंग दिलवाया करते थे। ललित गणवीर के छोटे भाई की पत्नी मीनाक्षी गणवीर, जो अमलीडी के सेंट जोसेफ में 7 साल तक मामूली टीचर थी, उन्हें भी अचानक सीजीपीएससी के माध्यम से सीधे डिप्टी कलेक्टर बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई थी। लेकिन बाद में लगा कि यहाँ कुछ ज्यादा अति हो जाएगी, इसलिए उसे रेंजर बना दिया गया। वो अलग बात है कि कुछ प्रतिष्ठित मीडिया समूह मीनाक्षी गणवीर का चयन सीजीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर के रूप में बताते हैं, जो कि गलत है। अभी भी मीनाक्षी गणवीर रेंजर के रूप में मजे से नौकरी कर रही है। ऐसे ढेर सारे नाम हैं जो भूपेश बघेल के शासन में उपकृत हुए। भूपेश बघेल का अपना जो स्वार्थ था उस बारे में और कड़ाई से कार्रवाई होने जा रही है। इस मामले में गहराई से समझना होगा। सत्ता में बैठे 5 साल के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लग रहा था कि उनकी भाजपा के पुराने दिग्गज नेताओं से अच्छे संबंध है, भले ही वो विपक्ष में रहे, लेकिन वो कद्दावर हैं। संबंधों का फायदा उठाकर वो बच जाएंगे। लेकिन यहाँ भूपेश बघेल का इस मामले में दुर्भाग्य कहा जाए या एक बड़ा सा संयोग, क्योंकि इन पूरे मामले पर केंद्र की नजर है। जिन हालातों में अमित शाह विधानसभा चुनाव के पहले आरोप पत्र जारी करते हुए दीनदयाल ऑडिटोरियम में 2 सितंबर 2023 को कह रहे थे कि मैं भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर दूंगा, लगता है उन्हीं बातों का अक्षरशः पालन हो रहा है। बदले हुए हालात में कुछ बदली हुई तस्वीरें नजर आ रही है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार कोई समझौता करते नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते 22 फरवरी को साफ तौर पर कहा था कि छत्तीसगढ़ में विदेशी फंडिंग आ रही है, जिससे धर्मांतरण का खेल चल रहा है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध किस तरह की कड़ी कार्रवाई हो सकती है, जो कि धर्मांतरण के कार्य में लगी है। ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने के साथ साथ संकेतों की भाषा में भी बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री केदार कश्यप, विधायक संपत अग्रवाल जैसे अपने करीबी नेताओं के साथ सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म छावा देखते हैं, जिससे साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश होती है। फिल्म देखकर बाहर निकले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ तौर पर कहा कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण हमारे महापुरुषों के बारे में कम जानकारी दी गई। आने वाले समय में तुष्टीकरण और औरंगजेब की समर्थक जिहादी मानसिकता को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसका संकेत बिलासपुर से मिल गया था, जहां राम सिंह ठाकुर नामक एक हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के साथ किसी थाने के टीआई ने कुछ बदतमीजी की थी, उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। राम सिंह ठाकुर धर्मांतरण की कार्रवाई का विरोध कर रहा था, तो टीआई ने जो उसके साथ धक्का मुक्की की, वो तस्वीरें सोशल मीडिया में आई। उसके 2 दिनों के अंदर टीआई सस्पेंड कर दिए गए। ये घटना उदाहरण मात्र है। छत्तीसगढ़ में कई इलाकों पर बुलडोजर एक्शन भी देखा गया। वैसे बुलडोजर एक्शन छत्तीसगढ़ के अलावा पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भी देखा जा रहा है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। जहां नागपुर में बीती 17 मार्च को जिहादी गैंग का नेतृत्व करने वाले फहीम खान के घर पर बुलडोजर एक्शन देखा गया। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर फहीम खान ने अपने जाहिर साथियों के साथ जिस तरह से नागपुर को जलाने की कोशिश की, उसके बाद संजय बाग कॉलोनी यशोदा नगर में मौजूद फहीम खान की बहुमंजिला इमारत को जमींदोज करने में कोई देरी नहीं की। 24 घंटे का उसे नोटिस दिया गया था। बताया गया है कि फहीम खान की पत्नी के नाम पर ये जो बिल्डिंग बनी है, उसके परमिशन और अप्रूवल को लेकर भारी गड़बड़ी की गई है। उसके बाद ये जो तगड़ा एक्शन किया गया, उसे आज पूरा देश देख रहा है। ऐसी ही स्पष्ट राजनीति की जरूरत है, जहां खुले विचार हो, जो बातें हो खुलकर हो, दिल पर जो हो वही जुबान पर हो। ऐसी ही राजनीति से देश और समाज का भला होगा। हमारा मानना है राजनीति बुरी होती नहीं है, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।